This screen is visible to everyone? Yes, sir. Oh, thank you. Yes, sir. Okay, guys. So first of all, very good evening to all of you. And today is the second class of economics और सेमेस्टर थर्ड और आज की क्लास में हम लोग इंटरमीडिएट माइक्रो वन का पेपर स्टार्ट करेंगे। ठीक है। सबसे पहले थोड़ा सा मैं आप लोगों के साथ सिलेबस डिस्कस कर लेता हूँ, जो कि हमें बेसिकली पढ़ना है, और उसके बाद मैं किस तरीके से पढ़ाऊंगा, क्या सब चीजें प्रोवाइड करूंगा वो मैं बता दूंगा। और उसके बाद फिर आज की क्लास में जो भी हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो पढ़ेंगे। ठीक है। चलिए। सो इंटरमीडिएट माइक्रो का जो आपका सिलेबस है, वैसे ये जो इंटरमीडिएट लेवल है ये दो डिफरेंट पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें कि इंटरमीडिएट माइक्रो वन आपको सेमेस्टर थ्री में पढ़ाया जाएगा और इंटरमीडिएट माइक्रो टू आपको सेमेस्टर फोर में पढ़ाया जाएगा। मतलब कि जितना भी इंटरमीडिएट लेवल का टॉपिक है इसको दो डिफरेंट सेमेस्टर में डिवाइड कर दिया गया है। आधा आप पढ़ोगे अभी सेमेस्टर थ्री में और आधा पढ़ोगे आप सेमेस्टर फोर में। सेमेस्टर थ्री में आपको क्या सब पढ़ना है, तो मेनली कंज्यूमर बिहेवियर एंड प्रोड्यूसर बिहेवियर के बारे में पढ़ना है। पहले आपके सेमेस्टर थ्री के अंदर में टोटल दो ही यूनिट होता था, मतलब यूनिट नंबर वन एंड यूनिट नंबर टू, दो ही यूनिट होते थे। लेकिन अब क्या हुआ है कि आपके जो सेमेस्टर नंबर थ्री है उसको थोड़ा स्प्लिट कर दिया गया, मतलब यूनिट नंबर वन यूनिट नंबर टू के साथ साथ एक एक्स्ट्रा यूनिट को ऐड कर दिया गया, डेट इज यूनिट नंबर थ्री। कंसेप्ट वाइज देखा जाए तो कंसेप्ट बिल्कुल ऐड नहीं है, कंसेप्ट जैसे पहले था वही है आज। बस थोड़ा सा उसको क्या किया है कि अलग अलग यूनिट में डिवाइड कर दिया गया है। कैसे मैं समझाता हूँ आपको, देखो। जब मैं यूनिट नंबर वन एंड टू की बात करूँ तो ये पहले एक साथ हम लोग पढ़ते थे, मतलब यूनिट नंबर टू का भी जो पार्ट है ना वो भी एक तरीके से कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में ही बताया गया है। बट थोड़ा सा उसको अलग कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे ना आप एक अनसर्टेनिटी को क्या करते हो, इंट्रोड्यूस कर देते हो। दैट्स वाई इसको थोड़ा अलग कर दिया गया है। बाकी जब आपका पेपर बनेगा तो आपको 90% चांस है कि यूनिट नंबर वन एंड टू इन दोनों को मिलाकर आपके पास एक सेक्शन आएगा, या फिर इन दोनों यूनिट के जो क्वेश्चंस होंगे मिलाकर पूछे जाएंगे। और यूनिट नंबर थ्री जो है ये पूरा फिर अलग होगा। कहने का मतलब ये है कि वन एंड टू इज द कंज्यूमर बिहेवियर एंड थर्ड यूनिट इज द प्रोड्यूसर बिहेवियर। चलिए, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यूनिट नंबर वन का, जो कि कंज्यूमर बिहेवियर है। इसमें मेनली आपको क्या सब पढ़ना है, तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे टॉपिक, एक तो प्रीफरेंस के बारे में पढ़ना है कि किस तरीके से जो प्रीफरेंस है उसकी क्या सब प्रॉपर्टीज होती है। इसके बाद आपको पढ़ना है यूटिलिटी एंड बजट के बारे में। बजट पहले आप पढ़ोगे क्या, बजट कंस्ट्रेंट पढ़ोगे। बजट कंस्ट्रेंट में कैसा, अभी तक आप किस तरीके से बजट कंस्ट्रेंट पढ़ते थे कि आपके पास गुड्स होता था, गुड्स का प्राइस गिवन होता था, मनी इनकम गिवन होता था, आपको बोला गया था कि आप क्या करो, बजट कंस्ट्रेंट तैयार करो। तो आप क्या करते थे कि जितना भी मेरे पास जितनी भी नंबर ऑफ गुड्स है और उसका जो भी प्राइस है उसको एक तरफ लिखते थे, और इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू आप मनी इनकम करते थे। अब आपको क्या सिखाया जाएगा कि हम कई बार ऐसा होता है कि हमें बस प्राइस एंड मनी इनकम से ही डील नहीं करना होता है, हमें कई सारे डिफरेंट ऑफर से भी डील करना होता है। मान लेते हैं कि आप कई बार जब जाओगे मॉल वगैरह में तो आपको क्या दिखेगा कि अगर आप पर्टिकुलर किसी भी सामान को अगर लेटर सपोज ऐसे बोलते हैं ना, कॉम्बो में ऑफर होता है, या फिर बाय वन गेट टू या बाय टू गेट वन, कुछ इस तरीके से ऑफर्स वगैरह होते हैं, या वॉचर्स वगैरह अवेलेबल होता है। तो ये सब अगर इंट्रोड्यूस कर दिया जाए तो कैसे आप बजट कंस्ट्रेंट को ड्रॉ करोगे या बनाओगे, वो सब आप सीखोगे। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जितना बजट आपने बजट कंस्ट्रेंट का कंसेप्ट आपने सीखा है ऑलरेडी, वो ओनली 10% है, 90% आपको नया सीखना है। इसके बाद जब यूटिलिटी की बात करें तो यहाँ पे हम लोग डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल का जो प्रीफरेंस होगा उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे ही आप यूटिलिटी पढ़ लोगे, बजट कंस्ट्रेंट पढ़ लोगे, तो अब उसी को हम लोग अलग अलग कंसेप्ट में डील करेंगे। जैसे कि इनकम ऑफर कर पढ़ेंगे, प्राइस ऑफर कब पढ़ेंगे, डिमांड कर पढ़ेंगे, डिमांड कर्व के अंदर में ये इनकम कर ऑफर कर्व एंड प्राइस ऑफर कर्व आएगा। इसके बाद फिर एक स्लट्स की इक्वेशन का कंसेप्ट हमारे इसी कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर में इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फिर आपके पास क्या आ जाएगा, तो बाइंग एंड सेलिंग आ जाएगा। और ये सारे के सारे पार्ट आपका यूनिट नंबर वन का पार्ट है। और इसी में थोड़ा और ऐड कर दोगे जैसे कि रिस्क एंड अनसर्टेनिटी को, तो ये आपका यूनिट नंबर टू बन जाएगा। जैसा कि मैंने अभी जस्ट आपको पहले बताया था, यूनिट नंबर वन एंड टू हम लोग एक साथ ही पढ़ेंगे। एक तरीके से ये कंज्यूमर बिहेवियर का ही टॉपिक है, बस थोड़ा सा इस बार अलग कर दिया गया। मोस्ट प्रोबेबली जो सिलेबस होगा आपका यही रहेगा जो लास्ट ईयर था। थोड़ा मोड़ा अगर ऊपर नीचे होता है, चाहे वो रीडिंग्स चेंज हो या कोई सेक्शन ऐड हो या माइनस हो, तो उसके रिगार्डिंग फिर हम लोग आगे अपडेट कर देंगे। ठीक है। चलिए, देखा जाए तो आपको यूनिट नंबर वन एंड टू के लिए हॉल आर वेरियन की बुक को फॉलो करना है, जिसके अंदर में आपको चैप्टर नंबर टू से सिक्स करना है, फिर चैप्टर एट एंड नाइन करना है, फिर चैप्टर नंबर ट्वेल्व करना है।
बीच में एक चैप्टर नंबर 7 छूट रहा है, लेकिन आपको पूरा चैप्टर 7 छोड़ना नहीं है। थोड़ा सा पार्ट हम लोग चैप्टर नंबर 7 का भी पढ़ेंगे, सो डेट कि हम लोग चैप्टर नंबर 8 एंड 9 को समझ सके। ओके। अब आते तीसरा यूनिट, बेसिकली आपका प्रोड्यूसर बिहेवियर। इसके लिए अलग ऑथर दिया गया है, दैट इज फेल्डमैन का। जहां पे आप प्रोड्यूसर के बिहेवियर के बारे में पढ़ोगे, डिफरेंट डिफरेंट, जैसे सपोज आप ये कहते हो, पहले पोस्ट स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ोगे, फिर आप प्रोड्यूसर के, जैसे प्रोड्यूसर किस पर्टिकुलर पॉइंट पे अपने आउटपुट को मैक्सिमाइज करेगा, प्रॉफिट कैसे मैक्सिमाइज करेगा, इसके डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स वगैरह पढ़ोगे। तो ये आपके चैप्टर नंबर 8 9 एंड 10 से करना है आपको, जो कि बुक कौन सा है, तो फेल्डमैन से करना है। ये सिलेबस है आपका। थोड़ा वेटेज की बात करें तो यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 को मिलाकर पेपर जो आपका बनेगा वो 70% पेपर बनेगा। तो साफ साफ दिख रहा है कि सबसे इंपॉर्टेंट आपका कंज्यूमर बिहेवियर है। और जो आपका यूनिट नंबर 3 है, यहाँ से आपके पास 30% का पेपर बनेगा। थोड़ा 5-10% ऊपर नीचे हो सकता है, मतलब ऐसा हो सकता है कि यहाँ से 75% आ जाए और नीचे से 25% आ जाए, या ऊपर से 65% आ जाए, नीचे से 35% आ जाए। ये आपके सिलेबस में लिखा गया है कि 5% का जो चेंजेस है वो हो सकता है। ओके। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो पेपर का पैटर्न होगा आपके लास्ट ईयर से क्या हुआ है कि पहले तो ओनली बेसिकली न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता था, और हर एक क्वेश्चन का वेटेज 6 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर ऐसा होता था। अब पेपर का पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ है माइक्रो एंड मैक्रो में। यहाँ पे क्या होता है कि अब आपका जो है ना, एक सेक्शन होता है जिसमें कि 1 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। वो 1 नंबर का क्वेश्चन या तो एमसीक्यू हो सकता है, या तो फिलिंग दी ब्लैंक्स हो सकता है, या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो सकता है। ये टोटल 15 क्वेश्चन होते हैं, 15 नंबर के। आई थिंक नहीं, 2-2 नंबर के आते तो 30 नंबर के होंगे, मैं एक बार उसको देख चेक कर लूंगा। और इसके बाद जो है आपके पास सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होगा, जहां पे आपके पास न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होंगे जो 4 या 5 नंबर के होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि माइक्रो के पेपर में आप फिलिंग दी ब्लैंक्स, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो आपको जो बेसिक चीजें हैं उस पर भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि जब भी एमसीक्यू बनेगा या फिलिंग दी ब्लैंक्स बनेगा तो वो बेसिक से ही बनेगा। क्योंकि जब तक आपके पास फुल फ्लेज न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता था तो वहां हमें पता होता था कि इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो इस तरीके से डील करना है। लेकिन अगर आपको एमसीक्यू से भी डील करना है, एमसीक्यू को भी अच्छे से बनाना है, या शॉर्ट आंसर टाइप भी लिखना है, तो आपको वो सारे बेसिक टर्म्स, जो छोटे मोटे डेफिनेशंस वगैरह होते हैं, उन सब पे भी ध्यान देना है। क्लियर है सभी को? कोई डाउट सिलेबस को लेकर? एनीवन? चल, कोई डाउट नहीं है। तो देखते पढ़ेंगे कैसे हम लोग इसको। मैं जो है अभी आपको स्टार्ट करूंगा यूटिलिटी फंक्शन से, मेनली अगर आपके ऑल आर वेरिएंट के बुक से मैं स्टार्ट करूंगा, मतलब यूनिट नंबर 1 से मैं स्टार्ट करूंगा ये। और इसके चैप्टर नंबर 3 ऑनवर्ड में स्टार्ट करूंगा। पहले हम लोग यूटिलिटी फंक्शन पूरा पढ़ लेंगे, उसके बाद मैं बजट कंस्ट्रेंट कराऊंगा, और उसके बाद फिर हम लोग चैप्टर नंबर 8 9 वगैरह पे आएंगे। तो सबसे पहले सारे यूटिलिटी फंक्शन पढ़ेंगे, जहां से हमें ये बेसिक पता चल जाएगा। फिर बजट कंस्ट्रेंट के बारे में पढ़ेंगे नया तरीका से। मतलब यूटिलिटी फंक्शन पढ़ते टाइम जितना आपको बजट कंस्ट्रेंट का नॉलेज अभी तक है उतना काफी है, लेकिन उसके बाद जो ऑफर्स वगैरह, वॉचर्स वगैरह अवेलेबल होता है, उसके लिए अलग से हमें पढ़ना पड़ेगा क्या, बजट कंस्ट्रेंट। तो पहले यूटिलिटी फंक्शन पूरा पढ़ेंगे, फिर बजट कंस्ट्रेंट पढ़ेंगे, फिर जाके हम लोग चैप्टर नंबर 8 एंड 9 पढ़ेंगे, जिसके अंदर में सिलेक्ट्स की आ जाएगा, बाइंग एंड सेलिंग आ जाएगा। और इतना करने के बाद सबसे लास्ट में हम लोग प्रीफरेंस के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है? अच्छा, जब आपका कॉलेज ओपन होगा तो डेफिनेटली आपके कॉलेज जब ओपन होंगे तो आपके कॉलेज के अंदर में बजट कंस्ट्रेंट से स्टार्ट कराया जाएगा। तो लेकिन हम लोग सिंस 1 महीना पहले से स्टार्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपके कॉलेज ओपन से पहले हम लोग बजट कंस्ट्रेंट तक तो आराम से पढ़ लेंगे। तो आपको इंटरनल में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके बाद जैसे ही अपना यूनिट नंबर 1 कन्वर्ट कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर हम लोग यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, और उसके बाद फिर यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। पढ़ाऊंगा कैसे? हर एक टॉपिक को पहले समझाऊंगा कि क्या कैसे बन रहा है, वो कैसे टॉपिक आया, किस तरीके से वो टॉपिक में, वो जो टॉपिक पढ़ रहे हैं हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं। और उस टॉपिक पे बनने वाला जो न्यूमेरिकल्स है वो मैं क्लास के साथ कराऊंगा। मतलब ये कि मान लेते हैं मैंने कोई एक कंसेप्ट उठा दिया, कोई एक यूटिलिटी फंक्शन मैंने उठा दिया, अब इस पे ये कैसे बना, किस तरीके से हुआ, इसकी क्या सब प्रॉपर्टीज है, पहले जो कंसेप्ट वो तो कर लेंगे। इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल्स बनेंगे, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है, वो भी हम लोग साथ में डिस्कस करेंगे। लेकिन क्या इतना करना एनफ होगा? नहीं। अभी हम लोग बस सीख रहे हैं तो इसको काम कर रहे हैं, मतलब जो आप सीख रहे हो और मैं न्यूमेरिकल्स करा दूंगा तो ये कैसे अप्लाई हुआ ये आप समझ लोगे। जब हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद फिर अलग से आपको न्यूमेरिकल्स की वीडियोस दी जाएंगी, या पास्ट ईयर के सॉल्यूशंस दिए जाएंगे। क्लियर है? एनीवन, किसी को कोई डाउट यहाँ तक? नो सर।
ठीक है, तो सिलेबस समझ में आ गया, किस तरीके से मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा ये भी आप लोगों को समझ में आ गया। थोड़ा मैं इस चीज को स्पीड में इसलिए लेके जा रहा हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी आप अपने कॉलेज में भी करोगे, और इसको मैंने ऑलरेडी आई थिंक जो ओरिएंटेशन सेशन लिया था उसमें भी मैंने बता दिया। अब थोड़ा सा हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने सिलेबस जो इंटरमीडिएट माइक्रो का पहला टॉपिक, दैट इज कौन सा टॉपिक है देखते हैं। क्योंकि मैं डायरेक्टली टॉपिक तो स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, कुछ टर्म से स्टार्ट करूँगा। देखिए, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट नंबर 1, दैट इज कंज्यूमर बिहेवियर। और हो सकता है कि मैं यूनिट नंबर 1 एंड 2 को एक साथ पढ़ाऊं, या हो सकता है मैं अलग अलग भी करूं। बट अभी शुरुआत के जो 15 से 16 क्लासेस होंगे वो तो यूनिट नंबर 1 के कंटेक्स्ट में ही होंगे। ठीक है, सो जो कि कंज्यूमर बिहेवियर है आपका। ओके, और इसमें सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं एक बहुत सिंपल से टर्म से, जो कि आप आपको सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपने आई थिंक सेमेस्टर 1 में भी सीखा होगा, और माइट भी नहीं भी सीखा होगा, या फिर याद न हो आपको। तो लेकिन अब ये आपको मतलब अभी तक तो आपको इसका यूज नहीं था, बट अब आपके पास इसका यूज आएगा। क्या, देखो ध्यान से, मैंने एक टर्म लिखा है यहाँ पे, दैट इज कॉमोडिटी। आप सभी को पता है इसका क्या मतलब है। कोई भी मटेरियल या प्रोडक्ट जिसको हम खरीद या बेच सकते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कॉमोडिटी। आप ये क्लास 11 से पढ़ते आए हो और इस वर्ड का मतलब सभी को पता है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए क्या कहता है। ये जो कॉमोडिटी है ना, इसको आपके सिलेबस में 3 डिफरेंट कैटेगरी में बांटा गया है। अब किस तरीके की कैटेगरी में बांटा गया है वो देखते हैं। कहता है ये जो कॉमोडिटी है, इसको, ये बेसिकली इट कैन बी अ इकोनॉमिक गुड। इकोनॉमिक गुड, ये इकोनॉमिक गुड हो सकता है। इट कैन बी अ इकोनॉमिक न्यूट्रल। इकोनॉमिक न्यूट्रल, और इट कैन बी अ इकोनॉमिक बैड। अभी तक सेमेस्टर 1 और यू कैन से क्लास 11 से जो भी आप पढ़ रहे हो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर में, कॉमोडिटी एंड गुड्स के क्रॉसपॉन्ड में, वो हमेशा आप इकोनॉमिक गुड के क्रॉसपॉन्ड में पढ़ रहे हो। अभी तक आपने इकोनॉमिक न्यूट्रल क्या होता है, इकोनॉमिक बैड क्या होता है, इन सब को कहीं पे अप्लाई नहीं किया है। आप हमेशा क्या कर रहे हो, इकोनॉमिक गुड के प्रोस्पेक्टिव से पढ़ रहे हो। सेमेस्टर 3 में भी आप क्या करोगे, इकोनॉमिक गुड के प्रोस्पेक्टिव से ही पढ़ोगे, जब तक कि एग्जामिनर आपको अलग से कोई स्पेशल नोट न दे दे। मतलब जब तक कि एग्जामिनर आपको मेंशन न कर दे कि जो गिवन गुड है वो कौन सा है, इकोनॉमिक गुड है, न्यूट्रल है, बैड है। तो अगर मेंशन करेगा तो जो बोलेगा वो लेके चलेंगे, अगर मेंशन नहीं करता तो सेमेस्टर 3 का भी जो सिलेबस है वो आपके इकोनॉमिक गुड के करस्पॉन्ड में भी है। लेकिन जैसे ही आप सेमेस्टर 4 में आ जाओगे तो वहां पे ये तीनों साथ में काम करेंगे। मतलब वहां पे आपको क्वेश्चन देखकर रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि जो गिवन गुड्स आपके पास है, जो गिवन कॉमोडिटी आपके पास है, वो इकोनॉमिक गुड है या इकोनॉमिक न्यूट्रल है या इकोनॉमिक बैड है। बट सेमेस्टर 3 में हमेशा अगर कुछ नहीं गिवन है तो इकोनॉमिक गुड लेकर चलेंगे, और अगर कुछ गिवन होगा तो जो भी गिवन होगा हम लोग वो मान के चलेंगे। तो पहले तो ये आप समझ लो, ठीक है। अब ध्यान से देखते हैं कि कॉमोडिटी को या गुड्स को हम 3 डिफरेंट कैटेगरी में जो बांट रहे हैं, इसका क्या मतलब है, इसको किस तरीके से हम लोग देख रहे हैं। क्या कहता है कि मान लेते हैं कोई भी कॉमोडिटी है या कोई भी गुड्स है, अगर आप उसको कंज्यूम करते हो और कंज्यूम करने से आपकी जो यूटिलिटी है, मतलब सेटिस्फेक्शन है, वो इंक्रीज हो रही है। लेट सपोज मैं बोल रहा हूँ, लेट सपोज मैं एक सेब खा रहा हूँ, तो सेब खा रहा हूँ तो मतलब कंज्यूम कर रहा हूँ। तो जैसे जैसे मैं सेब को इंक्रीज करूंगा, मतलब कंजम्पशन ऑफ एप्पल को मैं इंक्रीज करूंगा, और इससे अगर टोटल यूटिलिटी मेरा जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो भी इंक्रीज हो रहा होगा, तो ये जो मेरे पास सेब है, ये जो मेरे पास गुड्स है, इसको हम लोग इकोनॉमिक गुड कहेंगे। मैं एक चीज रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं बार बार, एक तो गुड्स और एक गुड, ये 2 डिफरेंट चीज है। यहाँ पे मैंने गुड लिखा है, अगर यहीं पे एस लग जाए तो ये गुड्स और कमोडिटी एक तरीके से सेम ही होता है। क्लियर है, ये समझ में आ गया। यस सर। कॉमोडिटी यस। एंड गुड्स किसी भी पर्टिकुलर सामान को बोलते हैं, और उसका कैटेगरी होता है ये 3, कि वो सामान आपके लिए इकोनॉमिक गुड है या इकोनॉमिक न्यूट्रल है या इकोनॉमिक बैड है। तो सबसे पहले हमने क्या बोला कि अगर कोई सामान को आप कंजम्पशन कर रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो, और उससे आपका टोटल यूटिलिटी या सेटिस्फेक्शन लेवल इंक्रीज हो रहा है, तो आप उसको बोलोगे कि दैट इज अ इकोनॉमिक गुड। आपको थोड़ा सा अगर आप समझ पा रहे हो तो आप इसको इस तरीके से बोल सकते हो कि अगर नंबर ऑफ यूनिट कंज्यूम
एंड टोटल यूटिलिटी के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। जैसे जैसे आप यूनिट ऑफ कंजम्पशन को बढ़ाओगे, अगर आपका टीयू भी इंक्रीज करेगा, तो आप उस टाइप के गुड्स को बोलोगे इकोनॉमिक गुड। अच्छा, एक डाउट हमारे पास आया है। बिल्कुल, हाँ, इकोनॉमिकली गुड, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो जब तक हम लोग क्या बोलते हैं, इफ देर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन नंबर ऑफ यूनिट कंज्यूम एंड टोटल यूटिलिटी, तो उस टाइप के गुड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक गुड। कहता है तब इकोनॉमिक बैड क्या होगा, तो कहता है अगर आप किसी पर्टिकुलर सामान के कंजम्पशन को बढ़ाओगे और बदले में जो सेटिस्फेक्शन लेवल है, टोटल यूटिलिटी है, वो फॉल कर जाता है, तो इफ देर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन नंबर ऑफ यूनिट कंज्यूम एंड टोटल यूटिलिटी, उस टाइप के गुड्स को हम लोग क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक बैड। और इकोनॉमिक न्यूट्रल क्या होता है, तो जैसे जैसे आप कंजम्पशन को बढ़ाओगे बट आपका टोटल यूटिलिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है, वो रिमेन सेम रह रहा है, तो उस टाइप के गुड्स को हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक न्यूट्रल। इसको थोड़ा और समझते हैं क्लास 11th में जाकर। क्लास 11th में आपने एक टॉपिक पढ़ा था, दैट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, याद है आप लोगों को? यस सर। कुछ इस तरीके से आपने पढ़ा होगा। मान लेते हैं कोई भी सामान, लेट सपोज मैं सेब एप्पल की बात कर रहा हूँ, तो उसका एक आपके पास यूनिट गिवन है। ठीक है, लेट सपोज 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। अब जब इस एप्पल को आप कंज्यूम करोगे तो आपके पास क्या आएगा, कुछ यूटिलिटी आपको मिलेगी, सेटिस्फेक्शन लेवल मिलेगा। तो आप यहाँ पे एमयू निकालते थे इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स, और बोलते थे ये ना लॉ ऑफ डिमिनिशिंग एमयू को फॉलो करेगा, मतलब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग एमयू को बेसिकली अपहोल्ड करेगा। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग एमयू क्या कहता था कि शुरुआत मतलब पहले यूनिट से जितना आपको मजा मिला ना, दूसरे यूनिट से थोड़ा कम मजा मिलेगा। मतलब कुछ इस तरीके से बोलते थे। लेट सपोज मैं लिख देता हूँ। मान लेते हैं पहले से 10 मिला, दूसरे से 8 मिला, तीसरे से 6 मिला, फिर 4 मिला, फिर 2 मिला, फिर 0 मिला, फिर लेट सपोज -2 मिला। मैंने एक तरीके से कांस्टेंट रेट से फॉलो किया, बस सिंप्लिसिटी के लिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा कांस्टेंट रेट से ही फॉलो होता हूँ, बट समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ। मतलब आप जब क्लास बेसिकली 11th में आपने जब पहली बार इस टॉपिक को पढ़ा होगा, तो आपने कुछ इस तरीके से पढ़ा होगा। लेट सपोज आपको बहुत जोर से भूख लगी है, आप स्कूल से आए हो, कहीं से भी आए हो, बहुत जोर से भूख लगी है, आपको सबसे पहला एप्पल मिला खाने को। तो जो मजा आपको पहले एप्पल में खाने के बाद जो मिला होगा ना, अगर आप सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे सेकेंड एप्पल खाते हो, तो सेकेंड एप्पल में आपको थोड़ा कम मजा मिला होगा इन कंपेयर टू फर्स्ट एप्पल। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ इस तरीके से भी आप ले सकते हो कि आप मान लेते हैं गर्मी में धूप से बाहर से बेसिकली घर आए हो, आपको बहुत जोर से प्यास लगा है, तो आपने क्या किया, सबसे पहले जो ग्लास ऑफ वाटर पिया होगा, उससे जो आपको सेटिस्फेक्शन लेवल मिला होगा, और सेम पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आप सेकेंड ग्लास ऑफ वाटर पीते हो, तो सेकेंड ग्लास ऑफ वाटर से जो सेटिस्फेक्शन मिला होगा वो पहले वाले से कम मिला होगा। तो आप कुछ ऐसा बोल रहे हो कि जैसे जैसे आप कंजम्पशन बढ़ाओगे सेम पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो आपकी जो एमयू है, मतलब हर एक एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ गुड्स को कंज्यूम करने के बाद जो आपको सेटिस्फेक्शन लेवल मिल रहा है, वो क्या हो रहा होगा, फॉल हो रहा होगा। कुछ इसी तरीके से आपने पढ़ा है। क्लियर है सभी को ये कंसेप्ट? अगर कोई ऐसा बच्चा है जो साइंस बैकग्राउंड से जिसको ये समझ नहीं आ रहा, तो आप मेरे को बता सकते हो, मैं थोड़ा और डिटेल में बताऊंगा फिर। अगर समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, चलिए, तो मैं थोड़ा टोटल यूटिलिटी यहाँ पे लिख रहा हूँ, टीयू यहाँ से निकाल रहा हूँ। तो टीयू कैसे निकलेगा, तो पहले यूनिट से मेरे को 10 मिला, दूसरे यूनिट से 8 मिला होगा, तो टोटल कितना मिला, पहले से 10 दूसरे से 8, तो टोटल 18 मिला होगा। तीसरे से 6 मिला, तो पहले से 10 दूसरे से 8 तीसरे से 6, तो ये आ गया 24, फिर ये 28, फिर ये 30, फिर ये 30, फिर 28, कुछ इस तरीके से। अब ध्यान से देखना, मैं कुछ इस तरीके से बोल रहा हूँ कि जब मैं यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 5 तक की बात करूं, तो आप क्या देख रहे हो कि जैसे जैसे आप यूनिट ऑफ कंजम्पशन बढ़ा रहे हो किसी भी पर्टिकुलर सामान का, लेट सपोज ये एप्पल है, तो जो आपका टोटल यूटिलिटी है वो भी इंक्रीज कर रहा है। पहले आपके पास 10 था, फिर आपके पास 18 आया, फिर 24, 28 एंड 30। तो ये एक तरीके से इंक्रीज कर रहा है। आप जैसे जैसे सामान बढ़ा रहे हो तो आपका टीयू क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो ये सामान 5 यूनिट तक आपका क्या है, दैट इज अ इकोनॉमिक गुड। चलो मैं इस तरफ लिखता हूँ, इकोनॉमिक गुड, क्योंकि 5 यूनिट तक जो है ये टीयू के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप को मेंटेन कर रहा है। और थोड़ा सा ध्यान से अगर देखोगे, तो 5 यूनिट तक, 5th यूनिट तक जो एमयू है आपका 10, 8, 6 एंड 4 एंड 2, ये एक पॉजिटिव नंबर आपको दिख रहा होगा। तो मैं कह सकता हूं कि जब मेरा जो सामान था, जो कमोडिटी था, वो इकोनॉमिक गुड था,
तो उस टाइम पे जो MU था वो ग्रेटर देन जीरो, मतलब एक पॉजिटिव नंबर। ये क्लियर है सभी को? ये समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आप ध्यान से देखिएगा, आप 5th यूनिट से 6th यूनिट पे पहुंचोगे तो आप क्या देख रहे हो, आपने कंजम्पशन को तो बढ़ाया, 5 से 6 पे लेके आए, लेकिन जो आपका टोटल यूटिलिटी है वो 5th पे भी 30 था, 30 था, और 6th पे भी 30 ही है, 30 है। मतलब TU आपका रिमेन सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं आया। तो इस टाइप के गुड्स को क्या बोलेंगे हम लोग? इकोनॉमिक न्यूट्रल। मैंने यहाँ पे लिखा, ये क्या बना? इकोनॉमिक न्यूट्रल। ठीक है। और थोड़ा सा अगर आप ध्यान दो, तो जब आपका सामान इकोनॉमिक न्यूट्रल था तो उस टाइम पे जो आपका MU था वो क्या था? जीरो था। तो क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे जो हमारे पास MU होगा वो इक्वल टू जीरो होगा? ये क्लियर है? यस सर। चलिए, और अगर ये क्लियर है तो अगेन जब मैं 6th से 7th पे जा रहा हूं तो अब मैं क्या देख रहा हूं कि मैंने यूनिट ऑफ कंजम्पशन को फिर से बढ़ाया, लेकिन जो मेरा TU है वो 30 से 28 हो गया है। मतलब इस बार TU मेरा फॉल कर गया। तो देर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप ना, कि आपने यूनिट ऑफ कंजम्पशन को बढ़ाया बट आपका TU फॉल किया। तो बताओ इस टाइम पे इस गुड को हम लोग क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक बैड। इकोनॉमिक बैड। और यहाँ पे थोड़ा ध्यान से आप देखो तो आपका MU क्या है? निगेटिव है। तो नेगेटिव। मैंने यहाँ पे क्या लिखा? MU क्या है? लेस देन जीरो। तो क्या मैं इस एग्जांपल से ऐसा बोल सकता हूँ कि कोई भी सेम गुड अलग अलग टाइम पे इकोनॉमिक गुड भी हो सकता है, इकोनॉमिक न्यूट्रल भी हो सकता है, इकोनॉमिक बैड भी हो सकता है? मतलब एक पर्टिकुलर सामान ही एक हद तक जो है, आप मतलब एक यूनिट ऑफ कंजम्पशन तक जो है वो इकोनॉमिक गुड रहेगा आपके लिए। आप अगर उससे थोड़ा आगे बढ़ोगे तो वो वही इकोनॉमिक न्यूट्रल बनेगा, और थोड़ा और आगे बढ़ोगे तो इकोनॉमिक बैड बन जाएगा। ये समझ में आ रहा है? ठीक यस है, सर। जैसे मान लेते हैं आप जैसे लेटर सपोज आप भूखे थे, आपको पहला सेब मिला, आपको तो मतलब कुछ न कुछ मजा मिला। दूसरा सेब आपने खाया, फिर आपको कुछ न कुछ मजा मिला बट पहले से कम मिला। फिर तीसरा सेब आपने खाया, फिर आपको थोड़ा मजा मिला बट पहले एंड दूसरे से कम मिला। लेकिन जब तक मजा मिलता जा रहा है तब तक वो एक तरीके से इकोनॉमिक गुड है। एक टाइम पे ऐसा आएगा कि आप अब जो सेब खाओगे ना तो आपको मजा बिल्कुल नहीं मिलेगा, मतलब जैसे पहले जितना पहले था उतना ही अब मिल रहा है। इस टाइम पे मतलब वही सेब आपके लिए इकोनॉमिक न्यूट्रल बन गया। लेकिन अगर आप उसके बाद वो सेब खाते हो तो वो आपके लिए हानिकारक है। तो उस टाइम पे हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम हो जाए। तो प्रॉब्लम हो जाए तो मतलब एक तरीके से आपका TU फॉल कर गया, मतलब वही सेब आपके लिए इकोनॉमिक बैड हो गया। तो एक पर्टिकुलर सेम गुड आपके लिए एक पर्टिकुलर यूनिट तक इकोनॉमिक गुड रह सकता है, इकोनॉमिक न्यूट्रल भी हो सकता है, और इकोनॉमिक बैड भी हो सकता है। यहाँ तक क्लियर है? सर। 5 में हम लोग इकोनॉमिक गुड करेंगे क्योंकि 5 तक जो है, देख लो 5th तक आपका जो है जो TU था वो इंक्रीज कर रहा है, एंड 6th वन इज योर इकोनॉमिक न्यूट्रल। क्लियर है आन्या? चलिए, अगर यहां तक समझ में आ गया तो अभी मैंने क्या बोला कि कोई पर्टिकुलर गुड जो है बेसिकली क्या है, एक पर्टिकुलर यूनिट तक जो है इकोनॉमिक गुड, इकोनॉमिक न्यूट्रल एंड इकोनॉमिक बैड हो सकता है। अच्छा, आप ध्यान से सुनिएगा। कोई एक पर्टिकुलर गुड किसी 3 डिफरेंट डिफरेंट लोग के लिए या अलग अलग पर्सन के लिए भी इकोनॉमिक गुड, इकोनॉमिक न्यूट्रल और इकोनॉमिक बैड हो सकता है। मैंने जो अभी लाइन बोला ना, ये पहले वाले से थोड़ा अलग है। अभी तक मैं क्या कर रहा था, एक सामान, एक इंडिविजुअल और यूनिट पे मैं मेजर कर रहा था कि एक इंडिविजुअल है, एक सामान है, और इस इंडिविजुअल के लिए ये सामान का कुछ लेवल तक जो है वो इकोनॉमिक गुड था। उसके बाद वो इकोनॉमिक न्यूट्रल बना, उसके बाद इकोनॉमिक बैड बना। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि कोई एक सामान है बट एक से ज्यादा इंडिविजुअल है, और अलग अलग इंडिविजुअल के लिए यही सामान किसी के लिए इकोनॉमिक गुड है, किसी के लिए इकोनॉमिक न्यूट्रल है, और किसी के लिए इकोनॉमिक बैड है। मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। लेट अस सपोज आप कोई भी 3 दोस्त है, मान लेते हैं दोस्त का नाम A है, एक है B और एक है C। ये तीनों एक साथ बाहर में कहीं कहीं रहता है, लेट सपोज बाहर रहता है या फिर जॉब करता है, कुछ भी है ऐसा, ठीक है। इन तीनों ने एक प्लान बनाया कि इस बार जो वीकेंड होगा, जो सैटरडे नाइट होगा, तो ये लोग मूवी देखने जाएंगे। तो मान लेते हैं जो भी नजदीक में सिनेमा हॉल होगा वहां पे ये लोग क्या करेंगे, मूवी देखने के लिए जाएंगे। ठीक है, आप ध्यान से देखिए। जब मैं ए से पूछता हूं कि आपको किस टाइप का मूवी पसंद है, तो ए कहता है कि इसको कॉमेडी टाइप मूवी अच्छा लगता है। कॉमेडी मूवी अगर मिले तो बहुत बढ़िया है।
जब मैं बी से पूछता हूँ कि आपको कौन सा टाइप की मूवी पसंद है, तो ये कहता है एक्शन मूवी मेरे को पसंद है। मेरे को ना एक्शन मूवी दिखाओ, वो ठीक है, कॉमेडी बकवास लगता है। बी को कॉमेडी क्या है, बकवास लगता है। और जब मैंने सी से पूछा, तो सी को मूवी देखना ही पसंद नहीं है, मतलब दिख जाए तो ठीक, नहीं दिखे तो भी ठीक, मतलब ये एक तरीके से इसको मूवी में उतना दिलचस्पी नहीं है कि अगर मतलब देखेंगे तो ही मजा आएगा, नहीं भी देखेंगे तब भी चलेगा, मतलब मूवी के प्लेस कुछ और भी ये कर सकता था। लेकिन सिंस ये तीनों के तीनों दोस्त हैं, तो तीनों के तीनों एक साथ पे एक ही काम करेंगे, तो इन तीनों ने प्लान बनाया कि इस बार सैटरडे नाइट को जो है हम लोग क्या करेंगे, मूवी देखने जाएंगे। अब जब ये सिनेमा हॉल में गया है मूवी देखने के लिए, तो डेफिनेटली सी बात है, जो स्क्रीन पे तो कोई एक ही मूवी लगी होगी। तो लेते सपोज कि उस दिन ना स्क्रीन पे कॉमेडी मूवी लगी हुई कुछ इस तरीके से। अब जब पूरी मूवी हो गई, 3 घंटे का मूवी इन तीनों ने देख लिया, और मैंने ए से पूछा क्या आपको मजा आया इस मूवी को देखकर, तो सिंस ए को कॉमेडी मूवी पसंद था और मूवी कॉमेडी भी लगी हुई थी, तो ए ने बोला यस मेरे को बहुत मजा आया। तो एक तरीके से ये मूवी ए के लिए क्या है, इकोनॉमिक गुड है। इकोनॉमिक गुड है क्योंकि इससे इसको क्या मिला, टोटल यूटिलिटी इसकी बढ़ी है। जब मैं बी से पूछता हूं कि क्या आपको, आपने जो मूवी देखा था आपको कैसा लगा, तो बी क्या कहता है कि नहीं मेरे को एक्शन मूवी चाहिए था, कॉमेडी मूवी से मेरे को कोई मतलब नहीं है, फालतू का जोक्स वगैरह मार रहे थे, फालतू का लोग हंस रहे थे, तो मेरे को कोई मजा नहीं आया, मेरा 3 घंटा बर्बाद हो गया। तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये जो मूवी है बी के लिए एक तरीके से क्या था, इकोनॉमिक बैड था। और जब मैं सी से पूछता हूँ कि आपको कैसा लगा, तो सी बोलता है कि मेरे को चलेगा, अगर मैं नहीं भी देखता तब भी ठीक है, मैं देख रहा हूं तब भी ठीक है, कॉमेडी मूवी थी तब भी ठीक है, एक्शन मूवी रहती तब भी ठीक रहता। तो एक तरीके से क्या मैं बोल सकता हूँ, ये इसके लिए एक इकोनॉमिक न्यूट्रल था। क्यों, क्योंकि इसके टीयू में कोई चेंज नहीं आया, ना फॉल किया ना इंक्रीज किया, ये अभी सेम है। तो क्या मैं इस तरीके से बोल सकता हूँ, एक पर्टिकुलर सामान जो मूवी था, वो 3 डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल के लिए डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के अंदर आया गया, मतलब किसी के लिए इकोनॉमिक गुड था, किसी के लिए इकोनॉमिक बैड था, और किसी के लिए इकोनॉमिक न्यूट्रल था। ये समझ में आया आप लोगों को? यस सर। ठीक है। अगर आप ये समझ में आ गया, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जब भी मैं कॉमोडिटी को कैटेगराइज करूंगा, और जब भी मैं ये बताऊंगा कि कौन सा कॉमोडिटी इकोनॉमिक गुड है या इकोनॉमिक न्यूट्रल है या इकोनॉमिक बैड है, तो मैं कुछ ऐसा समझा सकता हूँ कि अगर किसी कॉमोडिटी को हम कंज्यूम कर रहे हैं और कंज्यूम करते टाइम मेरा एमयू पॉजिटिव है, तो उस टाइप के कॉमोडिटी को हम लोग इकोनॉमिक गुड कहेंगे। और अगर एमयू मेरा इक्वल टू 0 है, तो हम न्यूट्रल कहेंगे। और अगर मेरा एमयू नेगेटिव है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक बैड कहेंगे। इकोनॉमिक एमयू पॉजिटिव का बेसिकली मतलब ही है कि आप जब तक सामान परचेज कर रहे हो, तो इस टाइम पे आपका टीयू भी इंक्रीज हो रहा होगा, मतलब देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन नंबर ऑफ यूनिट कंज्यूम एंड टीयू। एमयू इक्वल टू 0 का मतलब क्या है कि आपका टीयू रिमेन सेम रहा होगा, और एमयू नेगेटिव का मतलब क्या है कि आपका टीयू क्या कर रहा होगा, फॉल कर रहा होगा। तो हम लोग कुछ इस तरीके से लिख रहे हैं कि कोई भी कमोडिटी अगर इकोनॉमिक गुड है, तो इस टाइम पे जो एमयू होगा उसका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। कोई भी कमोडिटी अगर इकोनॉमिक न्यूट्रल है, तो इस टाइम पे जो एमयू है उसका वो क्या होगा, वो इक्वल टू 0 होगा। और कोई भी कमोडिटी इकोनॉमिक बैड है, तो इस टाइम पे जो एमयू होगा उसका क्या होगा, लेस देन 0 होगा। अच्छा, इसी चीज को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, दैट इज मोनोटोनोसिटी। इकोनॉमिक गुड को, एमयू पॉजिटिव को ही एक और नाम से जानते हैं, मोनोटोनोसिटी। इसी चीज को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, दैट इज मोर इज बेटर। जब तक आपका एमयू बढ़ रहा है, तब तक जितना आपको मिल जाए उतना अच्छा है। जो यहाँ पे आपने इकोनॉमिक बैड पढ़ा था, एमयू नेगेटिव, इसी चीज को एक और नाम से हम लोग जानते हैं, दैट इज लेस इज बेटर। आप ध्यान से सुनिए। अगर एग्जामिनर पेपर में आपको कोई भी इक्वेशन देता है, या लेट सपोज कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन देता है, और आपसे डिमांड करता है बताओ कि जो गिवन गुड्स है या जो गिवन कमोडिटी है, वो इकोनॉमिक गुड है या मोनोटोनोसिटी है या मोर इज बेटर है, इन तीनों में से, इन तीनों वर्ड में से किसी भी वर्ड का वो जिक्र करता है, तो आपका काम क्या है, एमयू को पॉजिटिव प्रूफ करना। अगर एमयू ग्रेटर देन 0 है, तो वो कॉमोडिटी इकोनॉमिक गुड भी कहलाएगा, मोर इज बेटर भी होगा, एंड मोनोटोनोसिटी भी होगा। ये क्लियर है आप सभी को? यस सर। ठीक है। मान लेते पेपर में आपसे ना 1 नंबर में पूछ लेता है, शॉर्ट टाइप्स क्वेश्चन में पूछ लेता है, या एमसीक्यू में पूछ लेता है, तो इन तीनों में से कोई भी एक लाइन लिख देगा कि द गिवन गुड्स इज मोर इज बेटर, वो सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा, मोनोटोनिसिटी है या नहीं है, इकोनॉमिक गुड है या नहीं है।
तो आपका काम क्या है, एमयू को पॉजिटिव बताना। अगर मान लेते हैं बोलता लेस इज बेटर बताओ या इकोनॉमिक बैड बताओ, तो इस टाइम पे आपका काम क्या होता है, क्या प्रूफ करना, एमयू को नेगेटिव प्रूफ करना। और अगर कहता है इकोनॉमिक न्यूट्रल बताओ, तो इस टाइम पे आप क्या करोगे, एमयू को इक्वल टू 0 बताओगे। तो कोई भी गुड्स को अगर मेरे को इकोनॉमिक गुड, न्यूट्रल या बैड प्रूफ करना हो या फाइंड आउट करना हो, तो हम लोग एमयू के टर्म्स में फाइंड आउट करेंगे। यहां तक क्लियर है? यहां तक में किसी को कोई डाउट है, नहीं बन कोई है ऐसा जिसको यहां तक में कोई डाउट है? चल, अगर यहां तक में कोई डाउट नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए, तो फिलहाल अभी हम लोगों ने क्या देखा कि कॉमोडिटी के 3 टाइप्स होते हैं और किस तरीके से हमें उसको प्रूव करना है वो देखा है। अब बात करते हैं एमयू के बारे में। अच्छा, एमयू से थोड़ा रिलेट करेंगे अगर कंज्यूमर बिहेवियर को, तो एक सेकेंड टर्म आपने पढ़ा होगा अपने एकेडमिक लेवल पे, दैट इज इंडिफरेंस कर्व। सबने पढ़ा है? यस सर। ठीक, तो बहुत बढ़िया है। अच्छा, इंडिफरेंस कर्व में आपने क्या पढ़ा है? कुछ इस तरीके से आप इंडिफरेंस कर्व बनाते थे, थोड़ा अगर आपको याद हो। लेटर सपोज लिखते थे ये गुड एक्स है, ये गुड वाई है, और अभी तक जब जितना मैंने क्या बोला आपको, अभी तक में आपने जितना भी पढ़ा है बेसिकली सेमेस्टर 3 तक में, अभी तक इससे पहले जितना भी इकोनॉमिक्स पढ़ा है, हमेशा आपके पास जो भी गिवन कॉमोडिटी होता था वो एक इकोनॉमिक गुड होता था, GOOD गुड, ठीक है। तो ध्यान सुनिएगा। और मान लेते आपके पास एक तरीके से ये इंडिफरेंस कर्व है, और इंडिफरेंस कर्व हमें क्या बताता था कि आईसी जो है इसके जितने भी पॉइंट्स होंगे, इन सभी पॉइंट्स पे जितने भी डिफरेंट कॉम्बिनेशन या डिफरेंट पेयर ऑफ बंडल होगा गुड एक्स एंड गुड वाई का, वो सब आपको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देगा। बोलो, यही मतलब आईसी का? यस सभी को क्लियर है ना? आईसी बेसिकली क्या बताता है, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच गिव यू अ सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। सभी को क्लियर है ये चीज? चलिए, सभी को अगर क्लियर है यहाँ पे, तो आपने इसमें एक टर्म पढ़ा होगा, डेट इज स्लोप ऑफ आईसी। स्लोप ऑफ आईसी जो क्या होता था, MRS, जिसका फुल फॉर्म क्या, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये इसका मतलब क्या था? एनीवन कोई है जो बताना चाहेगा MRS का मतलब? सर, मार्जिनल रेट, हाँ बोलो। गुड सेक्रीफाइस अपॉन में गुड गेन, आई गेस। ये आपने फॉर्मूला बताया, इसका मतलब क्या है? अभी पढ़ा था। सोचो, एनीवन कोई और ट्राई करना चाहेगा, क्या मतलब है? इट इज अ रेट एट विच कंज्यूमर सेक्रीफाइस वन गुड टू गेन अनदर गुड, ऐसा ही और कुछ था सर। कुछ सेक्रीफाइस क्यों कर रहे थे? बजट प्रॉब्लम, मतलब नो, कम तो लिमिटेड है। सोचो सोचो, थोड़ा सोचो। आईसी के क्रॉसपॉन्ड में MRS पढ़ रहे हो, और एक किसी गुड को ज्यादा लेने के लिए दूसरे को सेक्रीफाइस कर रहे हो, तो इसका क्या मतलब है, क्यों कर रहे हो ऐसा? उस गुड की ज्यादा क्वांटिटी गेट है। द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ऑफ दैट। थोड़ा और सोचो, फिर से मैं आप लोग को हिंट दे रहा हूँ। आईसी के क्रॉसपॉन्ड में आपने MRS पढ़ रहे हो आप, ठीक है। पहले आईसी का डेफिनेशन क्या होता है वो ध्यान से समझो। आईसी के आपको डेफिनेशन पहले से पता है। आईसी क्या कहता था, डिफरेंट पेयर ऑफ गुड्स जो कि आपको इक्वल सेटिस्फेक्शन, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देता है। अब ध्यान से देखते हैं, आईसी के कंपेयर में आप MRS पढ़ रहे हो, और MRS में आप क्या करते हो कि आप किसी पर्टिकुलर गुड्स को सेक्रीफाइस करते हो इन ऑर्डर टू इंक्रीज द सेकंड गुड, मतलब दूसरे गुड्स को बढ़ाने के लिए। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? सर क्योंकि हमारे पास एक गुड की क्वांटिटी ज्यादा है। तो एक गुड की क्वांटिटी ज्यादा है तो दूसरे को कम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, वही तो पूछ रहा हूँ। सर ताकि वो दोनों ही इक्वल लेवल का सेटिस्फेक्शन। फिर से बोलना, करण क्या बोल रहे हो? सर ताकि दोनों ही गुड्स इक्वल लेवल का सेटिस्फेक्शन। दोनों ही गुड्स नहीं, ताकि आप सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को अटेन कर पाओ। यस मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन आपको ये बताता था कि यहाँ पे कंज्यूमर हैज टू सेक्रीफाइस सम यूनिट ऑफ गुड वन, लेट अस सपोज गुड वन एंड गुड टू है, तो कंज्यूमर हैज टू सेक्रीफाइस सम यूनिट ऑफ गुड वन इन ऑर्डर टू इंक्रीज द सम यूनिट ऑफ गुड टू मेंटेन द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। कहने का मतलब ये कि अगर यहाँ पे आप कोई बंडल ले रहे हो, तो अगर आप इस पॉइंट पे आ रहे हो, सपोज कोई ये ए पॉइंट था, फिर आपने ए से बी पे आ रहे हो, तो डेफिनेटली सी बात है कि बी पे जैसे ही आप आओगे तो आपने गुड एक्स को बढ़ाया है। तो गुड एक्स को बढ़ाया है,
तो आपको क्या करना पड़ेगा, गुड वाई को कम करना पड़ेगा, सो डैट कि आप सेम आईसी पे लाई करो। और अगर आपको सेम आईसी पे लाई करना है, इट मीन्स कि आपके पास सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। क्लियर है? ये इसका बेसिक मतलब है, क्योंकि ये मतलब पे भी कई सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा, एमआरएस आपने क्या पढ़ा था, अगर थोड़ा सा कुछ याद हो फॉर्मूला, कुछ ये होता है MUX अपॉन में MUY। यस सर। क्लियर है सभी को? किसी को पता है ये फॉर्मूला बनता कैसे, कैसे डिराइव हुआ है? एनीवन? चलो, सबसे पहले देखते हैं। पहले तो हम लोगों ने एमआरएस का मतलब देख लिया। यस करण, बोलना चाह रहे हो आप कुछ? नो सर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने ये देखते हैं कि एमआरएस का मतलब क्या, वो हम लोगों ने देख लिया। अब एमआरएस का जो ये फॉर्मूला लिख रहे हैं हम लोग, MUX अपॉन में MUY, अगर गुड एक्स एंड गुड वाई है तो एक्स एक्सिस वाले की जो मार्जिनलिटी है हम लोग ऊपर लिखते हैं, वाई वाले को नीचे लिखते हैं। ठीक है, तो ये जो आया, ये कैसे आया वो समझते हैं। इसको समझने के साथ साथ हम लोग जो है एमआरएस का जो मतलब है उसको भी समझेंगे अच्छे तरीके से। ध्यान से देखिए, मैंने लिखा यहाँ पे लेटर से। अच्छा, अब हम लोग ना हॉलर वेरिएंट बुक को फॉलो करेंगे, तो हॉलर वेरिएंट हमेशा ना एक्स वाई के टर्म्स में गुड नहीं लिखता, वो कुछ इस तरीके से लिखता है, गुड वन जिसको कि वो X1 से रिप्रेजेंट करेगा, और गुड टू जिसको वो X2 से रिप्रेजेंट करेगा, कुछ इस तरीके से। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास एक इंडिफरेंस कर्व ये है, दैट इज आईसी। और लेट अस सपोज, मैं कुछ समझाने के लिए आपको बोल रहा हूँ कि इस आईसी पे जो आपको टोटल यूटिलिटी मिलता होगा ना, जो आपके पास सेटिस्फेक्शन लेवल होगा, वो कुछ 100 होगा। कितना होगा? 100, मतलब एक मैंने नंबर में मेजर किया हुआ। ठीक है, अब मानते हैं लेट अस सपोज आप पहले ना एक इस ए पॉइंट पे थे। ठीक है, अब अगर आप इस ए पॉइंट पे हो, तो इस ए पॉइंट पे आपको एक कॉम्बिनेशन मिल रहा होगा, किसका? गुड वन एंड गुड टू का। तो मान लेते हैं आपको X1 यूनिट ऑफ गुड वन मिल रहा है एंड X2 यूनिट ऑफ गुड टू मिल रहा है। किस पे? तो इस पर्टिकुलर पॉइंट ए पे। तो कहने का मतलब ये है कि इस ए पॉइंट पे हम लोग X1 ले रहे हैं गुड वन का, एंड X2 यूनिट ले रहे हैं गुड टू का। अब मैं ना इस ए पॉइंट से बी पॉइंट पे आता हूं। ये रहा लेट सपोज वो बी पॉइंट। तो जैसे ही मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट पे आऊंगा, तो साफ साफ दिख रहा है कि मेरा जो गुड वन का कंजम्पशन है वो इंक्रीज हो गया है। लेट सपोज वो X1 डैश हो गया है, और गुड टू का जो कंजम्पशन है वो फॉल कर गया है। वो क्या हो गया? लेट सपोज X2 डैश हो गया है। तो बी पे जो मेरे को बंडल मिल रहा है वो क्या मिल रहा है? X1 डैश कॉमा X2 डैश। तो कहने का मतलब ये है कि जब मैं ए से बी पे आया, तो मैंने क्या किया है? मैंने X1 को इंक्रीज किया। अब जैसे ही मैं X1 को इंक्रीज करूंगा, और जो कि मैंने आपको बताया है कि ये जो गुड है और ये जो गुड है, ये दोनों ही इकोनॉमिक गुड है। तो किसी भी इकोनॉमिक गुड का कंजम्पशन को आप बढ़ाओगे, तो आपकी जो टोटल यूटिलिटी है वो बढ़ेगी। लेकिन सेम इन डिफरेंस कर पे लाई करने के लिए आपका सेटिस्फेक्शन लेवल तो सेम होना चाहिए। तो आपका सिंस गुड वन जो इंक्रीज हुआ होगा, तो इससे कुछ ना कुछ टीयू बढ़ा होगा। तो टीयू को सेम रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? गुड टू को फॉल करना पड़ेगा, सो डैट कि आप अगेन पुराने वाले टीयू पे आ सको। और इससे क्या मैं ये भी बोल सकता हूं? ध्यान सुनिए, मैंने बोला कि जब मेरा गुड वन बढ़ा, तो मेरा टीयू इंक्रीज किया होगा। लेकिन मेरे को सेम आईसी पे लाई करने के लिए टीयू को सेम रखना है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि गुड वन के बढ़ने से, लेट सपोज मैं यहाँ लिख देता हूँ, गुड वन के बढ़ने से जितना टीयू बढ़ा है, मेरे को गुड टू को उतना ही कम करना पड़ेगा, सो डैट कि सेम अमाउंट से टीयू मेरा फॉल करे। मतलब इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। एक का डायरेक्शन अपवर्ड है, एक का डायरेक्शन डाउनवर्ड है। बेसिकली एक का डायरेक्शन पॉजिटिव है और एक का नेगेटिव है, लेकिन मैग्नीट्यूड तो सेम होना चाहिए ना। अगर 50 से बढ़ा है, तो दूसरे की वजह से 50 से फॉल होना चाहिए, सो डैट कि आप सेम टीयू पे लाई करो। ये समझ रहे हो? यस सर। ठीक है, तो यही एमआरएस बताता है कि अगर आपको किसी एक गुड को इंक्रीज आपने किया है, तो आपको दूसरे गुड को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा? सो डैट कि आपका टीयू क्या रहे? रिमेन सेम रहे। ये एमआरएस बताता है।
अब वो एमआरएच का जो फॉर्मूला आया था माइनस एम यू एक्स अपॉन में एम यू वाई, वो कैसे आया था वो देखते हैं। तो अभी जो हम लोग ये सिनेरियो कर रहे थे, मतलब पहले हम ए पॉइंट पे थे और ए से हम बी पॉइंट पे आए, तो मतलब एक नया बंडल हम ले रहे थे। तो अब इसी चीज को हम लोग थोड़ा स्प्लिट करते हैं, मतलब बारी बारी से करते हैं। मतलब पहले मैं गुड वन को बढ़ा रहा हूँ, और उसके बाद में जो गुड वन के बढ़ने से टी यू बढ़ा है, उसको ठीक करने के लिए गुड टू को मैं कम करूंगा। तो मतलब ए से जो बी पे आए हैं, इसको हम लोग ब्रेक करके आएंगे। मतलब कैसे, ध्यान से देखो। सबसे पहले मैं कहता हूं कि पहले ना हम लोग इस सी पॉइंट पे आए, इस सी पॉइंट पे। ये रहा मेरा सी पॉइंट। मतलब ये सी पॉइंट पे क्या हुआ है कि मैं पहले ए पॉइंट पे था, और इस ए पॉइंट से मैं आया हूं इस सी वाले पॉइंट पे। जहां पे क्या मैं बोल सकता हूं कि जो मेरा गुड वन है वो इंक्रीज हो गया है एक्स वन से एक्स वन डैश, बट जो मेरा गुड टू है वो आज भी एक्स टू है। बोलो, ये सी पॉइंट। यस सर। ठीक है। तो अगर मान लेते हैं मेरा गुड टू सेम है बट गुड वन इंक्रीज कर गया, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि मेरा टोटल यूटिलिटी इंक्रीज कर गया होगा। तो यहां से एक कोई ना कोई एक नया आईसी पास कर रहा होगा। लेट अस सपोज आईसी वन, या मान लेते इसको आईसी टू दे दो, पुराने वाले को आईसी वन दे दो। तो यहाँ पे मान लेते हैं इस आईसी टू पे जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रहा होगा वो 150 मिल रहा होगा। मैंने अपने मन से एक एक्स्ट्रा, मतलब 100 से बड़ा वाला कोई भी एक वैल्यू ले लिया होगा, ले लिया है एक तरीके से। और आपने ये पढ़ा है हाइयर आईसी गिव हाइयर सेटिस्फेक्शन, ये पढ़ा है ना प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व यस का। सर। ठीक है। यस। तो मैंने क्या किया है कि ए पॉइंट से हम सी पॉइंट पे आए, जहां पे कोई एक जो कमोडिटी है मेरे को ज्यादा मिल रहा है, और वो कमोडिटी इकोनॉमिक गुड है, तो डेफिनेटली मेरा टीयू बढ़ गया होगा। और अगर मैं एक्स्ट्रा टीयू की बात करूं, मतलब बढ़ा हुआ टीयू की बात कर रहा हूं, तो बढ़ा हुआ टीयू मेरे को हाइयर आईसी पे मिलेगा, सेम आईसी पे नहीं मिल सकता। तो मैं ए से सी पे गया, जहां पे मेरे पास ये सिनेरियो क्रिएट हो रहा था। इस सिनेरियो को मैं थोड़ा समझा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ कि मेरा ना टीयू में चेंज आया, मेरे टीयू में चेंज आया। क्यों आया था? क्योंकि मैंने गुड वन को इंक्रीज किया है, मतलब गुड वन में मैंने चेंज लाया है। क्या बताओ, ए से जो सी पे आए हो, और जो आपका टीयू में चेंज आया वो गुड वन की वजह से आया है, गुड वन के इंक्रीमेंट की वजह से आया है। बोलो। और यस। चेंज इन टोटल यूटिलिटी ड्यू टू चेंज इन आउटपुट, और यू कैन से ड्यू टू चेंज इन क्वांटिटी ऑफ गुड, क्या इसी को हम लोग बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। और सिंस ये गुड वन की वजह से हुआ है, तो मैं क्या बोल चुका हूं, ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड वन। बोलो। अच्छा, इसी चीज को क्या मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, चेंज इन टी यू ड्यू टू चेंज इन गुड वन, पार्शियल डेरिवेटिव के रिस्पेक्ट में। और इसका मतलब क्या होता है यहाँ पे, कीपिंग गुड टू कांस्टेंट। सेमेस्टर टू एमएमई टू याद आ रहा है? यस सर। डेल एक्स वाई, जैसे डेल जेड बाय डेल एक्स क्या लिखते थे, अगर जेड इज द फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई है, तो डेल जेड बाय डेल एक्स क्या होता था आपका, चेंज इन जेड ड्यू टू चेंज इन एक्स कीपिंग वाई कांस्टेंट। तो जो सी पॉइंट है, तो सी पॉइंट पे भी तो वही हो रहा है, चेंज इन टी यू ड्यू टू चेंज इन एक्स वन, बट आपका एक्स टू क्या है, कांस्टेंट है। तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा है, चेंज इन टी यू ड्यू टू चेंज इन गुड वन कीपिंग गुड टू कांस्टेंट। और यही आपका मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स वन है। अच्छा, एक बात बताओ, मेरे पास मेरे को पहले यूटिलिटी मिल रहा था 100 यूनिट का, बाद में मेरा जो टोटल यूटिलिटी है वो 150 का है। तो अगर मैं इनका चेंज निकालूं तो कुछ ऐसे निकाल सकता हूँ, न्यू मतलब नया वाला जो मेरे को यूटिलिटी मिल रहा था, जो कि मेरा आईसी टू पे लाई कर रहा है, और पुराना वाला जो मेरे को यूटिलिटी मिल रहा था जो कि मेरा आईसी वन पे लाई कर रहा है। तो अभी मिल रहा है मेरे को 150, नया वाला पहले मिल रहा था 100। तो ये जो प्लस का 50 आया है, क्या मेरा यही है चेंज इन टीयू? बोलिए। यस सर। तो मतलब एक तरीके से अगर एग्जाम्पल के हेल्प से देखा जाए, तो ये जो भी मतलब बता रहा है और ये जो भी मतलब बता रहा है, दोनों तो सेम ही चीज है। यस सर। चलो ऐसे मत समझो, यहां से ऐसे निकालो। क्या मैं इस वाले जगह से चेंज इन टीयू को ऐसा लिख सकता हूं, एम यू एक्स वन इंटू में चेंज इन एक्स वन? बोलो, अब बताओ। अब ये जो टीयू है और ये जो टीयू है, एक तरीके से दोनों का मतलब तो सेम ही है।
और सिंस आपने Yes. इकोनॉमिक गुड को बढ़ाया है, तो जो आपके टीयू में चेंज आया है वो क्या आया है, एक तरीके से पॉजिटिव का चेंज आया है। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, ये जो आया ये पॉजिटिव का चेंज आया, मतलब कि मेरे टीयू में जो चेंज आया है ड्यू टू चेंज इन x1, और x1 को आपने बढ़ाया था, तो ये पॉजिटिव का चेंज दिया आपको। इसको मैंने नाम दिया, ये मेरा इक्वेशन 1। अब आते हैं, अभी आप कहाँ पे थे, ए पॉइंट से आप सी पॉइंट पे गए हो, जहां पे आपने गुड 1 को बस बढ़ाया। अब क्या कर रहे हो, आप ए पॉइंट से आप इस डी पॉइंट पे आ रहे हो, लेट अस सपोज ये रहा डी पॉइंट, जहां पे आप क्या कर रहे हो, गुड 2 को फॉल कर रहे हो, और गुड 1 आपका क्या है, सेम है। क्लियर है ये डी पॉइंट। तो डी पॉइंट पे आपने गुड 1 आपका आपका सेम है, गुड 2 को आप फॉल कर रहे हो। और अगर गुड 2 एक इकोनॉमिक गुड है, और इकोनॉमिक गुड को आप फॉल करोगे, तो टीयू भी आपका फॉल करेगा, क्योंकि यहाँ पे कंजम्पशन और टीयू में इन डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। अगर यूनिट ऑफ कंजम्पशन को फॉल करोगे तो टीयू भी फॉल करेगा। क्लियर है। तो यहां से भी लेट अस सपोज कोई ना कोई एक आईसी पास कर रहा होगा, कुछ इस तरीके से आईसी नॉट, इस पे जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन होगा वो डेफिनेटली IC1 से कम होगा। मान लेते हो 50। 50 क्यों माना, अभी मैं आपको समझाता हूँ। अभी फिलहाल के लिए देखते हैं कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि गुड 1 यहाँ एक कहने का मतलब यहाँ पे एक ऐसा कंजम्पशन बंडल है जहां पे एक गुड का क्वांटिटी आपको कम मिल रहा है, और वो जो गुड्स था वो एक इकोनॉमिक गुड था, और इकोनॉमिक गुड का क्वांटिटी कम मिल रहा है, तो इट मीन्स कि आपकी टीयू भी फॉल की होगी। यहाँ तक समझ में आया। Yes, sir. तो क्या मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ कि जब मैं इस वाले मतलब आईसी नॉट वाले से की बात करूंगा, तो यहाँ पे भी मेरा टीयू में चेंज आया है, कुछ इस तरीके से चेंज इन टीयू, बट किसके वजह से, ड्यू टू चेंज इन गुड 2 के वजह से। क्या इसी को मैं बोलूंगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड 2, इसी को मैं बोलूंगा चेंज इन टीयू ड्यू टू चेंज इन गुड 2, और कीपिंग गुड 1 कांस्टेंट, कीपिंग x1 कांस्टेंट। बोलिए, ये क्लियर है। Yes, sir. अच्छा, इसी चीज को मैं समझाता हूँ, क्या मैं इसी को इस तरीके से लिख सकता हूँ कि अगर मेरे को चेंज इन टीयू देखना है, तो मैं क्या करूंगा, जो मेरा नया वाला यूटिलिटी आया है जो कि आईसी नॉट पे है, और जो पुराना वाला यूटिलिटी था जो कि मेरा IC1 पे था, मतलब नया वाला 50, पुराना वाला 100, तो ये मेरे पास -50 आया। तो इस बार जो चेंज इन टीयू आया है, एक तरीके से वो एक नेगेटिव नंबर का आया है। और Yes. ये मैंने 50 इसलिए लिखा था अपने मन से यहाँ पे, ये वाला 50 मैंने इसलिए लिखा था क्योंकि जब गुड 1 को मैंने बढ़ाया था तो इन दोनों का जो डिफरेंस था वो 50 का था। तो मेरे को गुड 2 भी उतने से ही कम करना पड़ेगा, सो दैट कि मेरे पास इसका और इसका डिफरेंस भी 50 का आ जाए। मतलब मैग्नीट्यूड तो सेम होना चाहिए ना, बस डायरेक्शन उल्टा होना चाहिए। एक का डायरेक्शन पॉजिटिव, एक का डायरेक्शन नेगेटिव, सो दैट कि जब आप क्लब करो तो आपके पास जो टीयू बचे वो सेम रहे। अगर एक के वजह से टीयू बढ़ रहा है और एक के वजह से टीयू फॉल कर रहा है, और आपको सेम जगह पे आना है, तो जितने से ये बड़ा है उतने से इसको कम करना पड़ेगा, सो डेट कि आप जब दोनों को क्लब करो तो आप सेम पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंचो। यही चीज आप यहाँ पे बोल रहे थे, ये वाला टर्म, कि जितने से टीयू बढ़ेगा ड्यू टू चेंज इन x1, उतने से टीयू को कम होना पड़ेगा ड्यू टू चेंज इन x2। तो सिंस मेरे को 50-50 का लेके चलना था, डेट्स का मैंने वहां पे 50 लिखा। अब आगे देखते हैं। तो कहने का मतलब मैं यहाँ से ये लिख सकता हूँ इस वाले से, कि जो मेरा यहाँ चेंज इन टीयू आएगा वो कुछ ऐसा आया होगा, MUX2 इंटू में चेंज इन x2। और ये जो चेंज आया है टीयू का, ये एक तरीके से नेगेटिव का चेंज है। दिस इज माई इक्वेशन 2। बोलिए, अच्छा इक्वेशन 1 कैसे आया था, इक्वेशन 1 जब आप पॉइंट ए से सी पे गए थे तो आपको इक्वेशन 1 मिला था। पॉइंट ए से जब आप सी पे गए थे तो इक्वेशन 1 मिला था, जहां पे आपने बस गुड 1 को बढ़ाया। इक्वेशन 2 कब मिला, जब आप पॉइंट ए से डी पे आए तो आपका इक्वेशन 2 मिला, जहां पे आपने गुड 2 को कम किया। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को एक साथ देखना है। अगर इन दोनों को एक साथ देखना है तो क्या मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, और जब मैं ऐड करूंगा इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को, ध्यान से देखिएगा, तो क्या मैं बोल सकता हूँ इक्वेशन 1 का जो LHS है वो, और इक्वेशन 2 का जो LHS है वो, दोनों मैग्नीट्यूड में सेम है, बस डायरेक्शन में डिफरेंट है, तो इन दोनों का एडिशन 0 आएगा।
यस ये सबको समझ में आ रहा है? क्योंकि इक्वेशन 1 से जो चेंज इन टीयू आया था वो प्लस का 50 आया था, देख लो। इक्वेशन 2 से जो चेंज इन टीयू आया था वो माइनस का 50 आया था। तो 50 प्लस माइनस 50 क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ, जब मैं इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को ऐड करूंगा तो मेरे पास कुछ ऐसा सिनेरियो बनेगा, mu x1 इंटू में चेंज इन x1 प्लस mu x2 इंटू में चेंज इन x2 इज इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड साइड 0 बन गया, राइट हैंड साइड को ऐड कर दिए, मतलब यहाँ थोड़ा उल्टा लिख दिया मैंने बस। ये समझ में आया? ये वाला इक्वेशन सबको समझ में आया? ये वाला यस सर। पक्का? अब ये समझ में आ गया तो मैं थोड़ा सा इसको अगर चेक करूं तो क्या मैं बोल सकता हूँ चेंज इन x2 अपॉन में चेंज इन x1, ये क्या आ जाएगा? माइनस mu ऑफ x1 अपॉन में mu ऑफ x2। आप इसको इस तरफ लेके जाओ, फिर इसको शिफ्ट कर लो। ये क्लियर है? यस क्या यही तो है? क्या मतलब, अगर मैं ऐसा बोल रहा हूं ये मेरा x है ये मेरा y है, तो स्लोप क्या होता है? dy बाई डी एक्स। तो अगर ये मेरा x1 है और ये मेरा x2 है तो स्लोप क्या होगा? dx2 अपॉन में dx1। dx2 अपॉन में dx1 इज नथिंग बट चेंज इन x2 अपॉन में चेंज इन x1। क्या यही नहीं है MRS आपका? यस सर। और क्या ये आया आपका mu x1 अपॉन में mu x2? तो इस तरीके से इसकी डेरिवेशन है। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपका MRS होगा उसका क्या फॉर्मूला बना? -mu x1 अपॉन में mu x2। अच्छा, जहां पे मैं mu x1 कैसे निकालूंगा? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड वन कैसे निकालूंगा? तो टोटल यूटिलिटी में मेरा चेंज आएगा ड्यू टू चेंज इन x1, तो इसको बोलेंगे हम mu x1। mu x2 कैसे निकालूंगा? तो टोटल यूटिलिटी में चेंज आएगा ड्यू टू चेंज इन x2, इसको बोलेंगे mu x2। और एक बाहर माइनस चल रहा है। अच्छा, ये बाहर जो माइनस चल रहा है ये क्या बता रहा है? ये बस मेरे को इतना बता रहा है कि जो मेरा इंडिफरेंस कर्व था ना वो एक डाउनवर्ड स्लोपिंग इंडिफरेंस था। क्लियर है? तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ MRS, जिसका कि डेरिवेशन और MRS का क्या मतलब होता है और कैसे आया ये, वो मैंने आप लोगों को समझाया। कोई है यहाँ पे जिसको डाउट हो इसमें? एनीवन? कोई? कृतिका, मोहित, माइका, नितेश, प्रीत, रचित, रिया, एनीवन? हाँ किसी को डाउट? सभी नो क्लियर है? सर। ठीक है, चलिए। अगर ये क्लियर है तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा? एक तो कि कॉमोडिटी को कब इकोनॉमिक गुड, इकोनॉमिक बैड और इकोनॉमिक न्यूट्रल कहेंगे। दूसरा कि हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी कैसे निकाल सकते हैं, और अगर मार्जिनल यूटिलिटी निकाल सकते हैं तो फिर MRS कैसे निकाल सकते हैं। मान लेते हैं आपके पेपर में एक क्वेश्चन आता है अभी तक के कंसेप्ट से, और एक बार आया हुआ है 2017 के, ठीक है। आपको बोलता है कि एक यूटिलिटी फंक्शन गिवन है u, जो कि गुड वन एंड गुड टू के करस्पॉन्ड में गिवन है, दैट इज 4x1 प्लस में 6x2, या 4x1 का स्क्वायर प्लस में 6x2, इस तरीके से। आपको बोला वेदर, ठीक, वेदर द अजम्पशन ऑफ मोर इज बेटर सेटिस्फाइड फॉर इच गुड। ये मान लेते क्वेश्चन दिया इच गुड्स कि एक इक्वेशन दे दिया जिसको आप यूनिटी फंक्शन बोलोगे, और आपको बोला कि बताओ कि इसमें मोर इज बेटर जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है इच गुड। इच गुड मतलब गुड वन के करस्पॉन्ड में भी और गुड टू के करस्पॉन्ड में भी। बताओ इसमें क्या करेंगे हम? हमारा क्या मोटिव होगा निकालना? सर, इसमें सबसे पहले हम मार्जिनल यूटिलिटी निकालेंगे ऑफ x1 और x2, जो वेरी गुड। कि डिफरेंशिएट करके आएगा। सबसे पहले हम लोग mu x1 निकालेंगे, जो कि डेल यू अपॉन में डेल x1 से आएगा, जो कि अगर मैं करूंगा इसको तो ये क्या देगा मेरे को? 8x1। और यस सिंस सर। मुझे पता है कि x1 एक गुड है, एक आउटपुट है जो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो 8x1 क्या होगा? पॉजिटिव होगा। हम पेपर में लिखेंगे सिंस x1 इज अ कमोडिटी और इकोनॉमिक गुड्स, जो कि कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो 8x1 क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा।
और सिंस आपका MU पॉजिटिव आया है तो क्या बताओ, ये मोर इज बेटर है? यस, मोर इज बेटर जो यहाँ पे सेटिस्फाई। सिमिलरली जब मैं MU(x2) निकालूंगा दूसरे गुड के लिए तो वो क्या आएगा, डेल U अपॉन में डेल x2, जो कि आपका सीधा डायरेक्टली 6 आ जाएगा, और 6 एक पॉजिटिव नंबर है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये भी क्या है हमारा, मोर इज बेटर को सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर है आप लोगों को? तो इस टाइप के यस क्वेश्चन भी आप एक नंबर में एक्सपेक्ट कर सकते हो एग्जाम में, कि आपको एक इक्वेशन दे देगा, निफ्टी फंक्शन दे देगा आपको अच्छा यहाँ पे मोर इज बेटर के जगह पे वो इकोनॉमिक गुड भी लिख सकता था, वो मोनोटोनोसिटी भी लिख सकता था, और दूसरा कुछ पूछना होता उसको तो फिर लिखता लेस इज बेटर या इकोनॉमिक न्यूट्रल, जैसा पूछता उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करें। यहाँ तक क्लियर है? यस ठीक है, अब जल्द देखिए, यस सर अभी हम लोगों ने ये डायग्राम बनाया और हमने क्या बोला कि ये जो मेरे पास इंडिफरेंस कर्व है IC1 को ध्यान देना, ये रहा IC1 आपका, ये रहा IC1। तो IC1 पे जो का जो डिफरेंस इंडिफरेंस हम लोगों ने बनाया, इस पे दो पॉइंट थे, एक पॉइंट था A और एक पॉइंट था B। कहता है ये A पॉइंट और B पॉइंट पे ना जो टोटल यूटिलिटी था, लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन था, वो सेम था। तो डिफरेंस क्या था? डिफरेंस था कि A पॉइंट पे आपको X1 एंड X2 इस टाइप के बंडल मिल रहे थे, X1 एंड X2 पेयर वाला बंडल मिल रहा था, लेकिन B पॉइंट पे आपको X1 डैश एंड X2 डैश ये वाला पेयर वाला बंडल मिल रहा है। तो कहता है अगर A पॉइंट और B पॉइंट पे अलग अलग बंडल मिल रहा है लेकिन सेटिस्फेक्शन सेम है, तो कोई भी कंज्यूमर इस A और B में से कौन सा पॉइंट को चूज करेगा? अगर मैं आपसे पूछूं कि आप बताओ A पॉइंट को लोगे या B पॉइंट को लोगे, तो आप कैसे डिसीजन लोगे? थोड़ा इसको और सिंप्लिसिटी में लेके चलते हैं। लेट अस सपोज, मान मान लेते हैं कि आपके पास एक बंडल A था, पॉइंट A की बात कर रहा हूं, ठीक है, एक बंडल A था, एक बंडल B था। मान लेते हैं आप मार्केट गए, मार्केट में दो बंडल का ऑप्शन था, आपने बोला क्या है इस बंडल में, तो उसने बोला कि इस बंडल में ना 9 बैग ऑफ व्हीट एंड राइस है, ए वाले बंडल में। कहता बंडल बी में क्या है? कहता बंडल बी में भी 9 बैग्स ऑफ व्हीट एंड राइस है। तो अब अगर ए बंडल में भी 9 बैग है व्हीट एंड राइस का, बी बंडल में भी 9 बैग है व्हीट एंड राइस का, तो फिर डिफरेंट क्या, अलग क्या है इसमें? कहता अलग कुछ ऐसा है कि अगर आप बंडल ए चूज करोगे ना, तो इसमें आपको 6 बैग्स ऑफ व्हीट मिलेगा एंड 3 बैग्स ऑफ राइस मिलेगा। कहता है बिल्कुल ठीक। बंडल बी में क्या है? कहता बंडल बी अगर आप चूज करोगे तो यहाँ पे आपको 5 बैग्स ऑफ व्हीट मिलेगा एंड 4 बैग्स ऑफ राइस मिलेगा। तो कहते हैं दोनों में ही नौ बैग्स है, अलग बस इतना है कि किसी एक में कोई एक सामान ज्यादा है और कोई एक सामान कम है, और लेकिन दोनों से बेसिकली जो मिलने वाला सेटिस्फेक्शन है वो सेम है। अब डिफरेंट डिफरेंट कंज्यूमर पहुंचा, अब डिफरेंट डिफरेंट कंज्यूमर जो है ना, कोई बंडल ए को ले रहा है, कोई बंडल बी को ले रहा है। तो जो कंज्यूमर बंडल ए ले रहा है या जो कंज्यूमर बंडल बी ले रहा है, वो कैसे ले रहा है, वो कैसे डिसाइड किया जाएगा? मतलब आपने से मान लेते मैंने करण को बोला कि आप बताओ करण कौन सा लोगे, तो करण ने बोला मैं बंडल ए लूंगा। किसी और को मैंने बोला, वो उसने बोला बंडल बी लूंगा, मैं कहता हूँ बंडल बी लूंगा। तो ये जो मैं डिसीजन ले रहा हूँ कैसे ले रहा हूँ, इसके लिए मतलब मैं क्या ऐसा कर रहा हूँ सो डेट कि मैं ये सोच पाऊं या ये डिसाइड कर पाऊं कि मेरे लिए कौन सा बंडल सही है, क्योंकि दोनों बंडल सेम IC पे लाई कर रहे हैं, दोनों में 9 बैग ऑफ व्हीट एंड राइस है, बस डिफरेंट क्या है तो पेयर ऑफ कॉम्बिनेशन का। तो ये पेयर ऑफ कॉम्बिनेशन को कैसे डिसाइड करें, ये एक क्वेश्चन अराइज होता है। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये है कि हर एक इंडिविजुअल को कौन सा पेयर ऑफ बंडल चाहिए वो डिपेंड करता है उस इंडिविजुअल के प्रीफरेंस के ऊपर में, और जो इंडिविजुअल का प्रीफरेंस है वो आपको बना के देगा एक यूटिलिटी फंक्शन, और जब आप उस यूटिलिटी फंक्शन को मैक्सिमाइज करोगे, ऑप्टिमाइज करोगे, तो उसके बाद आपको पता चलेगा कि आपको कौन सा बंडल लेना चाहिए। तो कोई भी, लेट अस सपोज, कोई भी बंडल कोई भी कंज्यूमर कैसे सेलेक्ट करेगा वो डिपेंड करता है उसके प्रिफरेंस के ऊपर में, उसके यूटिलिटी फंक्शन के ऊपर में। तो यहीं से जो आपके पास एक टॉपिक आता है दैट इज
टाइप्स ऑफ यूटिलिटी फंक्शन, मतलब कि आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूटिलिटी फंक्शन पढ़ रहे हो, मतलब डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट ऑफ कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हो। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक से ज्यादा यूटिलिटी फंक्शन पढ़ रहे हो तो इसका मतलब क्या है कि आप अलग अलग कंज्यूमर के बारे में पढ़ रहे हो, कि अलग अलग कंज्यूमर का अगर अलग अलग प्रेफरेंस होगा तो किस तरीके से वो डिसीजन लिया जाएगा। पहले तो क्वेश्चन क्या था, और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये समझ में आया सभी को। यस सर। सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहा था दोनों ही बंडल, लेकिन दोनों में से कोई एक को चूज करेंगे। कैसे चूज करेंगे, वो किसी भी इंडिविजुअल का प्रीफरेंस बताएगा, और वो प्रीफरेंस ही हमें क्या देगा, यूटिलिटी फंक्शन देगा। तो अब मेरे पास अलग अलग कंज्यूमर का, अलग अलग कंज्यूमर बिहेवियर के अकॉर्डिंग जो यूटिलिटी फंक्शन होगा उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो बेसिकली अब जो हमारे पास यहाँ पे है कंसेप्ट, दैट इज टाइप ऑफ यूटिलिटी फंक्शन। वैसे तो आपके सिलेबस में, आपके बेसिकली बुक में ओनली 4 टाइप्स गिवन है, लेकिन फिलहाल आपको 5 से 6 टाइप्स पढ़ने पड़ेंगे, सो डैट कि आप अच्छे से सेमेस्टर 3 का पेपर दे सको। क्योंकि ओनली 4 पे रहोगे तो हो सकता है पांचवा छठा जो मैं पढ़ाऊंगा उससे भी पेपर में क्वेश्चंस आ सकते हैं, लेकिन जब सेमेस्टर 4 में जाओगे तो फिर आपको 7 8 भी पढ़ने पड़ सकते हैं। सिलेबस में तो 4 ही है, लेकिन पेपर में कई बार हो जाता है कि इस 4 के अलावा कुछ और भी पूछता है, तो कुछ और क्या पूछता है तो वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला कहते हैं, मान लेते हैं 2 गुड है, गुड 1 एंड गुड 2, तो उसको रिलेट करके एक यूटिलिटी फंक्शन बना, गुड 1 एंड गुड 2। तो एक तरीके से इसको मैंने फंक्शन के फॉर्म में लिखा, एफ ऑफ x1 कॉमा x2, कुछ इस तरीके से। लेकिन यहाँ पे यूटिलिटी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे u ऑफ x1 कॉमा x2 लिख रहे हैं, ठीक है। तो u ऑफ x1 कॉमा x2 अगर ये इक्वल है किसके, x1 इंटू में x2, अगर इस टाइप का इक्वेशन है तो इस टाइप के यूटिलिटी फंक्शन को हम लोग बोलते हैं वेल बिहेव्ड यूटिलिटी फंक्शन, ठीक है। सेकेंड, अगर आपके पास u ऑफ x1 कॉमा x2 कुछ इस तरीके से गिवन है, a x1 प्लस में b x2, वेयर a एंड b इज द स्केलर एंड x1 एंड x2 इज द गुड, तो इस टाइप के यूटिलिटी फंक्शन को हम लोग बोलते हैं परफेक्ट सब्स्टिट्यूट यूटिलिटी फंक्शन, ठीक है। तीसरा टाइप पर रहे, u ऑफ x1 कॉमा x2, अगर ये कुछ इस फॉर्म में गिवन है, मिनिमम ऑफ a x1 कॉमा b x2, तो इस टाइप के यूटिलिटी फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट यूटिलिटी फंक्शन। मतलब कि इन दोनों में जो मिनिमम होगा ना वही मैं लूंगा, मतलब ऐसे भी इंडिविजुअल होंगे जो कि इस तरीके से अपना डिसीजन लेंगे। सिमिलरली एक टाइप का प्रीफरेंस ऐसा होगा, u ऑफ x1 कॉमा x2 इज इक्वल टू a x1 पे पावर अल्फा इंटू में b x2 पे पावर बीटा। इस टाइप के यूटिलिटी फंक्शन को हम लोग बोलते हैं कॉब डॉगलस, कॉब डॉगलस यूटिलिटी फंक्शन। अच्छा, अगर यहाँ पे ए बी अल्फा एंड बीटा इन सब की वैल्यू अगर 1 हो जाए तो ये कॉब डॉगलस ही आपका वेल बिहेव्ड बन जाएगा, आपस में कोइंसाइड कर जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर u ऑफ x1 कॉमा x2, v ऑफ x1 प्लस में x2। कहने का मतलब ये है कि गुड 1 जो है किसी फंक्शन के साथ जुड़ा हुआ है एंड गुड 2 आपका एक लीनियर है, तो इस टाइप के यूटिलिटी फंक्शन को हम लोग बोलते हैं क्वाजी लीनियर, और यू कैन से क्वाजाई लीनियर यूटिलिटी फंक्शन। इसके बाद सिक्स्थ वन, u ऑफ x1 कॉमा x2 विच इज x1 का स्क्वायर प्लस में x2 का स्क्वायर। इस टाइप के यूटिलिटी फंक्शन को हम लोग बोलते हैं दैट इज कॉनकेव प्रेफरेंस, कॉनकेव प्रेफरेंस, ठीक है। अब ध्यान सुनिए, ये 6 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेफरेंस है जिसके करॉस्पॉन्ड में आपके पास यूटिलिटी फंक्शन गिवन है, और इन्हीं 6 टाइप को हमें बारी बारी से पढ़ना है, जिसमें हम लोग ये पढ़ेंगे
कि वो जो यूटिलिटी फंक्शन है उसमें कंज्यूमर किस तरीके से अपने ऑप्टिमल बंडल को चूज करेगा, मतलब किस तरीके से अपने यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करेगा सब्जेक्ट टू बजट कंस्ट्रेंट। इन 6 डिफरेंट फंक्शन के बारे में पढ़ना है आपको। एग्जाम में इन 6 में से कोई भी एक या दो आ सकता है। एग्जाम में कैसे आएगा? एग्जाम में हो सकता है कि आपको सीधा यूटिलिटी फंक्शन इस तरीके से दे दे, इक्वेशन के फॉर्म में दे दे, या हो सकता है आपको कि वो सिर्फ और सिर्फ आपको नाम लिख कर दे दे, तब भी आपको फिर ये याद रहना चाहिए। मतलब अलग अलग के क्रॉसपॉन्ड में किस तरीके से ये इक्वेशन तैयार हुआ है, ये भी आपको याद होना चाहिए। तो फिलहाल आपको करना क्या है कि इक्वेशन एज वेल एज उसका नाम आपको दोनों आना चाहिए। जो पेपर में हो सकता है या तो इक्वेशन दे देगा या तो सिर्फ और सिर्फ नाम लिख देगा, तो आपको इक्वेशन खुद से लिखना पड़ेगा। क्लियर है? सर यस। सर फिफ्थ पार्ट में व्हाट डज वी स्टैंड फॉर? फिफ्थ पार्ट में यस सर, और वी ऑफ यू आर फ्रैक्शन। आस्किंग बी। बी एक तरीके से फंक्शन है, मतलब यहाँ पे जो x1 है ना, गुड वन भी एक फंक्शन के फॉर्म में अलग से रहेगा। ठीक है, जैसे हम लोग लिखते हैं ना फंक्शन एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ वाई, उस तरीके से। यस। ठीक है, जब हम लोग पढ़ेंगे तो ये x1 एक नॉन लीनियर गुड होगा और x2 एक लीनियर गुड होगा। तो जब बारी बारी से पढ़ेंगे तो हर चीज को डिटेल में पढ़ेंगे, मतलब हर एक यूटिलिटी फंक्शन के लिए एक एक क्लास लगेगी। जैसे मान लेते हैं एक क्लास में उठाऊंगा तो वैलिड बिहेव स्टार्ट करेंगे, उसको पूरा समझेंगे वो क्या है, फिर उसको किस तरीके से ऑप्टिमाइज करेंगे। सिमिलरली सारे यूटिलिटी फंक्शन में ऐसा होगा। क्लियर है? और यस। ये अभी यहाँ से स्टार्ट होगा और आगे हमेशा यूज होगा। आगे चल के जितना भी आप कॉम्पिटिटिव पेपर दोगे इकोनॉमिक्स को रिलेटेड करके, हर जगह ये कंसेप्ट आपके पास आएगा, यूटिलिटी फंक्शन को मैक्सिमाइज कर। यहाँ तक में किसी को डाउट? ये समझ में आप लोगों को आज की क्लास में जो भी हम लोगों ने पढ़ा था, कॉमोडिटी के 3 डिफरेंट टाइप्स, इंडिफरेंस कर्व में जो एमआरएस निकालते हैं वो, एंड टाइप्स ऑफ यूटिलिटी फंक्शन का क्या जरूरत है वो, इसमें किसी को डाउट है? नहीं? कोई है जिसको कोई डाउट हो? चलिए, अगर इसमें कोई डाउट नहीं है तो हम लोग नेक्स्ट क्लास से फिर इसी यूटिलिटी फंक्शन को स्टार्ट करेंगे। और हर एक क्लास में हम लोग क्या करेंगे, एक एक यूटिलिटी फंक्शन को डिस्कस करेंगे। पहले क्लास में हम लोग वेल बिहेव से स्टार्ट करेंगे, फिर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, फिर परफेक्ट कंप्लीमेंट एंड सो ऑन सो फॉर, कुछ इस तरीके से। तो नेक्स्ट का जो 6 क्लास है उसका टॉपिक ऑलरेडी हमारे पास आ चुका है। ये अगले 6 क्लास में हम लोग यही सब पढ़ने वाले। क्लियर है सभी को? यस सर। हाँ, अगर क्लियर हो गया है तो अभी तक में कोई डाउट हो आपको, या क्लास का कोई पार्ट समझ में नहीं आ रहा हो, या कुछ भी ऐसा हो तो आप पूछ सकते हो फिलहाल।